एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज मैं साक्षी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी 3 आर्टिकल्स के अंडर आती है। आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो आपके रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं फॉर द डिस्कशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी कौन इम्पोज करता है, किन सिचुएशंस में इम्पोज की जाती है, और इससे रिलेटेड क्या हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंट रह चुका है, क्या जजमेंट आई थी बाय द रेलिवेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स फॉर दैट मैटर, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे जब प्रेसिडेंट रूल होता है आपके स्टेट्स में, तो जब लॉज बनाए जाते हैं उस टाइम पे कि क्या वो कॉन्टिन्यूस होते हैं आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। सेकेंडली, कि स्टेट इमरजेंसी का क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कि जब स्टेट इमरजेंसी इम्पोज की जाए तो क्या उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम आर्टिकल्स के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम आर्टिकल 355, 356 और 365 को समझेंगे, उनके ग्राउंड समझेंगे, और इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे केस लॉ से रिलेटेड भी। तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट इमरजेंसी, और एज वी कैन से प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, नॉर्मल टर्म्स में बोला जाता है। सबसे पहले ये होता है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये जो आर्टिकल है ना, एक ड्यूटी प्लेस कर दे रहा है आपके यूनियन पे, आपके स्टेट पे, एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी कि यूनियन और स्टेट को, यूनियन और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है स्टेट्स को फ्रॉम फर्स्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड सेकेंडली इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये आर्टिकल कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये दो फैक्टर्स जो है, ये जो दो ड्यूटीज है आपके फर्स्ट पॉइंट में आ गई। सेकेंडली, एंड टू इंश्योर, सेकेंड पॉइंट आपका है, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution। दो पॉइंट्स है आर्टिकल में। सबसे पहले सेंटर का एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि वो हर स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि स्टेट को ये इंश्योर करवाना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, वो सेंटर के ऊपर ये भी एक ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे। तो दो ड्यूटीज इसमें स्पेसिफाई होती हैं, आपके एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्ट करने की। ये आपका आर्टिकल 355 में डिस्कस हुआ था। अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें, इसमें बताया गया है आपके प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। प्रोविजंस यहाँ पे बात की गई है कि आपकी जो 355 में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करने के जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आपका प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो इम्पोज हो सकता है, और उसका प्रोसीजर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में स्टेट किया गया है। अब आर्टिकल 356 में प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले हम आर्टिकल 365 को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल, इन तीनों आर्टिकल्स को साथ में पढ़ा जाता है उनको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर हम आर्टिकल 365 को भी पहले पढ़ लें इस प्रोसीजर से पहले, तो आपका एज वी नो आर्टिकल 356 बहुत बड़ा है, बट सबसे पहले हम आर्टिकल 365 को पढ़ेंगे, और इस आर्टिकल को हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊंगी ताकि आपको इसका क्रक्स समझ आ जाए। सेकेंडली, अगर हम आर्टिकल 365 की बात करें, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद, इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। अब हमने पढ़ा है सेंटर स्टेट रिलेशंस में कि कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स में यूनियन हैज द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट। अब जब स्टेट उन डायरेक्शंस को फॉलो ना करे तो उसका इफेक्ट क्या है कि वेयर एनी स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शंस given to it in exercise of the executive power of the union under any provisions of the constitution, it shall be lawful
for the president to hold that situation has arisen in the government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution. सिंपल सी बात है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के अकॉर्डिंग यूनियन के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को टू फॉलो सम डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन टू द स्टेट. तो अगर वो डायरेक्शंस आपका स्टेट फॉलो नहीं करता है तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर रही है और वो प्रेसिडेंट्स रूल उस पर्टिकुलर स्टेट में इम्पोज कर सकते हैं. तो आपके ग्राउंड्स यहाँ पे आ गए आर्टिकल 355 में भी, आर्टिकल 365 में भी. कैसे ग्राउंड्स आ गए? फर्स्ट ग्राउंड आपका आ गया. सो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल? फर्स्ट आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है. सेकंड है आपका नॉट कंप्लाइंग with the provisions of the constitution. And thirdly आपका आ जाता है not complying with center's डायरेक्शंस. सो ये जो आपके तीनों सिचुएशंस है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, सेकेंडली नॉट कंप्लाइंग विद आपका प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्डली नॉट कंप्लाइंग विद सेंटर्स डायरेक्शंस आर द ग्राउंड्स on which the president can invoke emergency in any particular state which are not complying with these three grounds. Okay, ये तीन grounds है आपके emergency declare करने के. तो अगर हम बात करें, ये हमने डिस्कस कर दिया, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन. और अगर हम बात करें अब आर्टिकल 356 की, जो एक्चुअली प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात करता है, तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स में समझेंगे. प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है. तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटर है, स्टेट है. ठीक है. सेंटर और स्टेट में हमने ग्राउंड समझ लिए कि ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी क्या है. अब दूसरा ये है कि अगर प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट दो सिचुएशंस में, फर्स्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर of a state, ठीक है, on the report of governor of a state or otherwise. मतलब प्रेसिडेंट को अगर गवर्नर एक पर्टिकुलर स्टेट का कोई रिपोर्ट भेजता है टेलिंग हिम कि देयर हैज बीन अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ पर्टिकुलर स्टेट और द स्टेट इज नॉट कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर और देयर इज एन एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, उस केस में ऑन द रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सेकेंडली और अदरवाइज. यहाँ पे अदरवाइज वर्ड मेंशन इसलिए किया गया है कि जो गवर्नर की रिपोर्ट है वो मैंडेटरी नहीं है. अगर गवर्नर रिपोर्ट नहीं भी दे रहा है तो भी प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग जब उसको रिपोर्ट मिलती है तो वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में. अब इस जो पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है ना, ये जो पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, इसके ऊपर बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस बने हैं कि क्या सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है नॉन जस्टिसेबल है, कि क्या वो कंक्लूसिव है, क्या सिर्फ प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है या फिर जो आपकी कैबिनेट है उसकी भी सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है. ये सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस बने हैं और वेरियस जजमेंट्स भी आई हैं. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि उन जजमेंट्स में और फाइनली जो आपका लैंडमार्क जजमेंट था इमरजेंसी, दैट इज स्टेट इमरजेंसी को लेके, उसमें क्या कहा गया. अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट और
अदरवाइज कोई भी उनको खुद लग रहा है कि दिस इज बाय सीइंग द सिचुएशन ऑफ द स्टेट, इन दो सिचुएशंस में प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी। क्या कर सकते हैं? प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। प्रोक्लेम इमरजेंसी आपका इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इस स्टेट इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट पे आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। फिर उस सिचुएशन में वो जो इमरजेंसी है ना, वो 2 मंथ्स तक लास्ट करेगी। जो आपकी फर्स्ट प्रोक्लेमेशन है वो आपकी 2 मंथ्स तक लास्ट करेगी। जिस डेट पे प्रेसिडेंट आपकी प्रोक्लेम करेगा इमरजेंसी, उसी डेट पे ये जो प्रोक्लेमेशन है ये लोकसभा या राज्यसभा के रेजोल्यूशन के लिए जाएगी कि क्या उनको लगता है कि ये इमरजेंसी सही है, क्या ये कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जाएगी कि क्या इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है कि इस इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो ये 2 महीने बाद ही लैप्स हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी कि इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है कि इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये इमरजेंसी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी 6 मंथ्स तक। ठीक है, समझ आया है? सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है आपका प्रोक्लेम कर रहा है इमरजेंसी, वो जब प्रोक्लेम कर रहे हैं उसी डेट पे ये जाएगी लोकसभा और राज्यसभा में उनके डिसीजन के लिए बाय पासिंग अ सिंपल मेजॉरिटी। अगेन सिंपल मेजॉरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा को डिसाइड करना है कि क्या ये इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। ये चीज आपकी नेशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में नहीं है। नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके 2 मंथ का पीरियड नहीं होता, आपके 1 मंथ के पीरियड में ये लोकसभा और राज्यसभा में जाती है और स्पेशल मेजॉरिटी ना कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू डिसीजन होता है कि इमरजेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये डिफरेंस है आपका नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में। सबसे पहले है आपका टाइम पीरियड का डिफरेंस, सेकेंडली आपका मेजॉरिटी का डिफरेंस। नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ, स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ्स तक कंटिन्यू कर सकती है। और नेशनल इमरजेंसी में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी आपकी स्टेट इमरजेंसी के टाइम एग्जिस्ट करती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है 50% ऑफ ऑल द मेंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर हाउस। तो ये हमने देखा कि ये 2 मंथ्स तक तो रहेगी। आपकी जो प्रोक्लेम की गई है इमरजेंसी प्रेसिडेंट के थ्रू, ये 2 मंथ्स तक रहेगी। 2 मंथ्स के बाद ये लैप्स होगी या कंटिन्यू करेगी, ये लोकसभा और राज्यसभा की मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसको समझते हैं डेट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दी इमरजेंसी ऑन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन द लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी नहीं है, वो हम रीजंस बाद में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी को उन्होंने इम्पोज कर दी। ठीक है, अब ये कंटिन्यू करेगी आपकी 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक 2025। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक आपका पहला प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, समझ आ गया? सेकेंडली, जब आपका ये प्रोक्लेमेशन जो है 2 मंथ्स का जो पीरियड है ये एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी लोकसभा और राज्यसभा डिसाइड करेगी। अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कि ये इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, तो ये 1 मार्च के बाद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है कि ये इमरजेंसी कंटिन्यू होनी चाहिए, तो ये अगेन 6 मंथ्स तक कंटिन्यू हो जाएगी। दैट इज आपका 1 जनवरी 2025 टू 1 जुलाई 2025। गिन लो, यही है ना, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 6 मंथ तक। तो ये आपकी 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगी। फिर उसके बाद अगर आपको अगेन प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है,
तो वो अगेन 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड करने के लिए उस इमरजेंसी को, दैट इज 6 मंथ्स के लिए, अगेन एक प्रोक्लेमेशन, एक ये डिसाइड होगा आपका लोकसभा या राज्यसभा में थ्रू सिंपल मेजॉरिटी कि ये जो है ये एक्सटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है कि अगेन 6 मंथ्स तक ये इमरजेंसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा इस स्टेट में क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ये अगेन 1 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक कंटिन्यू होगी। 6 मंथ्स 6 मंथ्स। अब ये कितने टाइम तक चल सकता है? आपकी जो स्टेट इमरजेंसी है ना वो 3 इयर्स तक ही आप एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम। स्टेट वाली जो है उसको आप 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए आप मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो 3 इयर्स, ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी आपका इंडेफिनिट पीरियड तक आप एक्सटेंड हो सकती है। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ 3 इयर्स के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और कैच है, इसमें यह है कि आफ्टर 1 ईयर, जैसे कि हमने कहा कि जब 6 मंथ्स पहले जो 2 फेजेस थे उसमें 6 मंथ्स करके आपका 1 जनवरी 2026 आ गया। अब आफ्टर 1 ईयर अगर प्रेसिडेंट को कंटिन्यू करनी है इमरजेंसी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उनको 2 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, उसकी सेटिस्फैक्शन देखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये सेटिस्फैक्शन कि आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उनको लगता है कि इस स्टेट में अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इलेक्शंस कंडक्ट हो सके। इलेक्शन कमीशन को लगता है कि सिचुएशन अभी भी खराब है, तो इलेक्शंस जो है इस स्टेट में फॉर अ न्यू गवर्नमेंट वो कंडक्ट नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में आपकी जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू हो सकती है। सेकेंडली, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है पूरी कंट्री में या फिर स्टेट में या फिर एनी पार्ट में, अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है पूरी कंट्री में या स्टेट में, पूरे स्टेट में या किसी पार्ट ऑफ द स्टेट में, जब ये कंडीशंस फुलफिल होएंगी तभी ही 1 ईयर के बाद आपकी जो स्टेट इमरजेंसी है वो फर्दर एक्सटेंड हो सकती है बाय 6 मंथ्स बिफोर पासिंग इट थ्रू लोकसभा और राज्यसभा। आपको ये 2 चीजें, ये जो कंडीशंस है उनको देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमें टाइम पीरियड समझ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज, लाइक गवर्नर की रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वो प्रोक्लेम कर सकते हैं आपकी इमरजेंसी ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट। वो इमरजेंसी आपकी लास्ट करेगी 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए लास्ट करेगी। और अगर लोकसभा और राज्यसभा में जिस दिन प्रोक्लेम हुई है ना इमरजेंसी, उसी दिन कंसिडरेशन के लिए जाएगी आपकी लोकसभा और राज्यसभा में। अगर 2 मंथ्स बाद लोकसभा और राज्यसभा को उस टाइम पे लगता है कि स्टेट में इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो वो इमरजेंसी बाय सिंपल मेजॉरिटी वो ये पास कर सकते हैं कि इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो इमरजेंसी लैप्स कर जाएगी, ठीक है। और आपका जो अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगता है कि इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा फर्दर बिकॉज स्टेट की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आपकी वो 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करेगी। फर्दर 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करने के लिए भी आपका सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है लोकसभा और राज्यसभा में। फिर से वो प्रोक्लेमेशन आएगी कंसिडरेशन के लिए। फिर इसमें कैच ये है कि जब 1 साल हो जाएगा तो फर्दर उस इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए आपको 2 कंडीशंस देखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट कि वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। सेकेंडली, नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड है होल स्टेट में या फिर होल कंट्री में या फिर एनी पार्ट ऑफ इट में, स्टेट के किसी भी पार्ट में। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही आपकी स्टेट इमरजेंसी कंसिडरेशन के लिए जाएगी लोकसभा और राज्यसभा में और वो कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में जाएगी। और स्टेट इमरजेंसी को आप ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये था पूरा स्टेट इमरजेंसी का प्रोसीजर जो आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। अब स्टेट इमरजेंसी के और भी 2 टर्म्स अलग हैं जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल।
मतलब स्टेट इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल भी बोला जा सकता है। एंड ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन किसमें है आपके आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 में, जो हमने डिस्कस कर दिया था 6 और 365 में। और आर्टिकल 355 में आपकी दो ड्यूटीज इम्पोज हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, और दूसरा ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट द स्टेट इज बीइंग कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। व्हेन दीज टू ड्यूटीज जब वो परफॉर्म नहीं होती हैं तो पर्टिकुलर स्टेट में तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है और प्रेसिडेंट का रूल डिक्लेयर हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। मतलब ये जो टू आपकी ड्यूटीज है, ये ग्राउंड्स है आपके एक्चुअली डिक्लेयर करने के लिए स्टेट इमरजेंसी। एंड ऑल्सो आर्टिकल 356 के अंडर ही आपकी जो है ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। ये आपका बताया गया है इस पर्टिकुलर में। जब हम बात करें कि ग्राउंड्स के बारे में क्या है, वो ये है। अगर हम बात करें सर्कमस्टांसेस के बारे में कि प्रेसिडेंट्स रूल किन किन सर्कमस्टांसेस में इंप्लीमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, when a chief minister is not being elected within the specified period as prescribed by the state legislature। जब कोई नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट ही नहीं हो रहा है स्पेसिफाइड पीरियड में, उस टाइम पे आपका प्रेसिडेंट रूल जो है इंप्लीमेंट हो सकता है इन ऑर्डर टू carry forward the law and order so that the government is not at standstill and the state is not left unsupervised। Secondly, जो आपका coalition है स्टेट गवर्नमेंट का वो कोलैप्स हो गया, तो जो आपका सपोर्ट था उस पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट का वो जो है माइनॉरिटी में आ गया। पहले गवर्नमेंट मेजॉरिटी में थी, क्योंकि उन एलाइज ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। तो इसकी वजह से भी आपका जो चीफ मिनिस्टर है अगर अपनी जो मेजॉरिटी है वो प्रूव करने में असक्षम होते हैं कि वो अपने मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं विद इन द गवर्नर्स अलॉटेड टाइम, उस टाइम पे भी आपकी प्रेसिडेंट रूल जो है डिक्लेयर हो सकता है। थर्डली, लॉस ऑफ मेजॉरिटी caused by a vote of no confidence motion in the legislative assembly। Fourthly, election postponement। अगर election postponed हो गए हैं because of unforeseen circumstances, like अगर कोई natural disaster हो गया है स्टेट में, कोई epidemic आ गया है, कोई war आ गया है, तो उस टाइम पे भी आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। एंड ऑल्सो फॉर रीजंस स्टेटेड इन आर्टिकल 365। सेंटर्स की डायरेक्शन, सेंटर डायरेक्शंस, उस सिचुएशन में भी आपकी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। ये हमने सर्कमस्टांसेस पढ़ लिए कि किस सिचुएशन में आपकी प्रेसिडेंट रूल जो है इंप्लीमेंट हो सकता है। और अगर जब आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर के बारे में बात करते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं स्टेट के, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट परफॉर्म करती है या गवर्नर परफॉर्म करता है, वो वेस्ट हो जाते हैं आपके प्रेसिडेंट में। जो आपका प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नर के लेके खुद में वेस्ट कर लेते हैं। सेकेंडली, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, जो लेजिस्लेचर परफॉर्म करता है लॉज बनाना, वो पार्लियामेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाएगी विद रिगार्ड्स टू अ पर्टिकुलर स्टेट। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो प्रेसिडेंट में, और जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो आपके पार्लियामेंट में वेस्ट हो जाते हैं। थर्डली, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, लाइक कोई जो आपकी पावर्स रिलेटेड टू प्रोविजंस है, मेकिंग ऑफ प्रोविजंस है, वो आपके जो प्रेसिडेंट है वो वेस्ट कर सकते हैं ऑन एनीबॉडी और एनी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अगर कोई इंसिडेंटल पावर्स है विद रिलेशन टू द आपके प्रोविजंस बनाना विद रिगार्ड्स टू पर्टिकुलर स्टेट, वो प्रेसिडेंट आपके गवर्नर में वेस्ट कर सकते हैं, और जो गवर्नर है अलॉन्ग विद द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उन पावर को एक्सरसाइज करके प्रोविजंस बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेट। तो आपकी इसमें बात की गवर्नर, ये जो आपकी एनीबॉडी और एनी अथॉरिटी है ना, वो आपके चीफ सेक्रेटरी और आपके गवर्नर हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करें, जो आपकी 38th अमेंडमेंट थी ना, बाय द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उसमें सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 जो था वो फाइनल और कंक्लूसिव बना दिया था, और उसको बताया था कि इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। 38th अमेंडमेंट आपकी इंदिरा गांधी लेके आई, उन्होंने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को विद सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को नॉन जस्टिसिएबल बता दिया, कंक्लूसिव बता दिया।
तो जब चैलेंज ही नहीं हो सकता है कोर्ट में, तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन का मिसयूज कितना ज्यादा बढ़ गया होगा विद जो भी सेंटर में गवर्नमेंट थी उनके उनके थ्रू। वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और हम लोगों को पता भी है अगर हमने थोड़ी सी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारी कंट्री की पढ़ी है। सेकेंडली, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट था 1978 का, उन्होंने डिलीट कर दिया इस पर्टिकुलर प्रोविजन को। उन्होंने थोड़ा सा कॉम्पोजिशन करने की कोशिश करी, उन्होंने इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है। हाउएवर, जो आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो आपका आ सकता है इन जुडिशियल रिव्यू ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स। तो मतलब इन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लेकिन ये आ सकता है जुडिशियल रिव्यू के अंडर ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स। और वो ग्राउंड्स आपके स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिस्कस किए गए थे। अब जो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसको चैलेंज 2 ग्राउंड्स में किया गया था। फर्स्ट, इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड विद अ मैलिफाइड इंटेंशन। सेकेंडली, जो भी आपके जो ये सेटिस्फैक्शन है इट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रेनियस एंड इररिलेवेंट ग्राउंड्स। क्योंकि इररिलेवेंट ग्राउंड्स थे तो सेटिस्फैक्शन तो हुई नहीं प्रेसिडेंट की, मैलिफाइड इंटेंशन के साथ थी और इररिलेवेंट ग्राउंड्स के ऊपर थी। इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को चैलेंज कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑल्सो जो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 है, ये भी कहा गया कि ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन नहीं है प्रेसिडेंट की, ये सेटिस्फैक्शन ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट, जो भी आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट की, उनकी भी है। तो ये सब्जेक्टिव नहीं है। हालांकि ये जो टर्म है ना आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आपकी अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें स्टेट इमरजेंसी के, ये हमेशा से एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। तो इसको लेके पहले तो अर्लियर कोर्ट्स जो थे वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज एक पॉलिटिकल मूव था। पॉलिटिकल मूव में आपके जो कोर्ट्स है वो ज्यादा इंक्रोच नहीं करना चाहते थे, तो पहले तो कुछ केसेस में इसके बारे में बात ही नहीं की गई जब इस पावर का मिसयूज हो रहा था। लेकिन बाद में लैंडमार्क जजमेंट ऑफ SR बोमने वर्सेस जो भी आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात की गई थी, लेकिन बाद में एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू इस टॉपिक को डिस्कस किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सेट करी कि कैसे स्टेट इमरजेंसी इंपोज हो सकती है और कैसे वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर है और कैसे उसका मिसयूज नहीं हो सकता है, पुटिंग एन एंड टू दीज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज गोइंग ऑन फ्रॉम ईयर्स अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो जैसे कि हमने कहा पहले तो रिलक्टेंट थे कोर्ट्स आपके, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड। अगर हम बात करें मिसयूज में, अब मिसयूज तो बहुत ज्यादा हुआ है। फर्स्ट, पहले अगर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के व्यू पॉइंट के बारे में बात करें आर्टिकल 356 के अंडर, तो उन्होंने कहा था कि इस आर्टिकल का मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है सेंटर के थ्रू। तो उन्होंने कहा था कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक डेड लेटर की तरह ट्रीट करना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती, पहले जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी इन्वोक कर सकता है अगर सिचुएशन हाथ में नहीं आ रही है। तो आर्टिकल 356 को बहुत ही केयरफुली यूज करने की बात की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। लेकिन उनकी जो ये चीजें है ना, ये जो बातें हैं, ये खत्म हो गई आपके इंडिपेंडेंस के अगले ईयर ही, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उसके अगले ईयर ही, दैट इज जब पंजाब में 1951 में आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, फर्स्ट इमरजेंसी, जबकि पंजाब गवर्नमेंट क्लियर मेजोरिटी के साथ जीती थी, लेकिन फिर भी वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। तो उसको हम बोल सकते हैं कि एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज किया जा रहा था बाय द सेंटर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ने भी 75 केसेस ऑफ इमरजेंसी को एनालाइज किया था, 75 केसेस फ्रॉम जून 1951 टू मई 1987। तो इस चीज में, इन 75 केसेस में उन्होंने पाया कि 52 केसेस में तो प्रेसिडेंट रूल की जरूरत ही नहीं थी। 75 वो सिर्फ पॉलिटिकल जो आपका वेंजेंस है उनको निकालने के लिए थे। 52 केसेस में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि आप स्टेट पे आपका प्रेसिडेंट रूल इन्वोक करो, प्रोक्लेम करो। ये सरकारी कमीशन की रिपोर्ट है। सेकेंडली, जो आपकी अगर हम बात करें कि ये पॉलिटिकल प्रेसिडेंट क्या था, अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने आर्टिकल 356 को तो बहुत ही ज्यादा रेकलेसली यूज किया था। उन्होंने 27 स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर आपका इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई थी, आउट ऑफ ग्राउंड्स की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया, क्लियर मैंडेट नहीं है, काम नहीं कर रहे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, इससे इस ग्राउंड के अंदर मास्क करके बेसिकली अपनी पॉलिटिकल वेंजेंस को उन्होंने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी ड्यूरिंग हर टेन्योर। अगर हम जनता पार्टी की भी बात करें ना,
तो उन्होंने भी जब 1977 में वो इस्टेब्लिश हुए थे, उन्होंने भी 9 कांग्रेस गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करा था ऑन द प्रेसिडेंट रूल के कंटेक्स्ट में। तो ये जो स्टेट, सबसे ज्यादा स्टेट्स जिन्होंने सफर करे हैं, वो जो भी उनका पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आई, अनरेस्ट की बहुत ज्यादा मूवमेंट से अभी तक सफर कर रहे हैं, वो आर द स्टेट ऑफ मणिपुर। स्टेट ऑफ मणिपुर ने हमेशा से बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट देखी है, और प्रेसिडेंट रूल का भी बार बार इम्पोजिशन देखा है, जिसकी वजह से वहां पे कोई लैंडस्केप में स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाई। तो ये हुआ है, ये इंटरनली डिवाइडेड पॉलिटिक्स की वजह से। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल 356 है वो बहुत ही ज्यादा मिसयूज हुआ है। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिकल 356 एक स्टेट के ऊपर कितना डिटरमिनेंटल इफेक्ट डाल सकती है, ये हम मणिपुर के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें केस लॉज के रिगार्डिंग, इमरजेंसी के रिगार्डिंग केस लॉज जो थे, पहला केस लॉ अगर हम डिस्कस करें, राव बीरेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1968 का केस है। यहाँ पे नवंबर 1967 में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हुआ था ऑन द स्टेट ऑफ हरियाणा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। अब ये क्वेश्चन उठा था इस केस में कि वेदर द स्टेट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन द जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मेजोरिटी में है। वहां पे मेजोरिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर भी प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हुआ था स्टेट ऑफ हरियाणा में। तो यहाँ पे सबसे मेन इशू ये था कि क्या इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है जबकि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है फिर भी। तो इसमें जजमेंट आई थी कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो अपनी अथॉरिटी यूज करी है अंडर आर्टिकल 356, ये आपके कोर्ट के पर्व्यू में नहीं आता है। ये प्योरली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी थी रेदर देन अ पॉलिटिकल वेंचर, कोई यूनियन के एग्जीक्यूटिव के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी के हिसाब से प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्लेम करी है। तो द कोर्ट स्टेटेड दैट इट लैक द अथॉरिटी टू रिक्वायर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन, कि उन्होंने कहा ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कैपेसिटी है, तो कोर्ट वेंचर नहीं कर सकता कि क्या प्रेसिडेंट ने सेटिस्फैक्शन जो है अपना सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग सीरियसली वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर करी है कि नहीं करी है। तो कोर्ट ने यहाँ पे इंटरफेयर करने से मना कर दिया। ये केस था राव बीरेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, AR 1968 का केस है ये। सेकेंडली अगर हम गोकुल नंदा रॉय वर्सेस तरपड़ा मुखर्जी की बात करें, ये भी एक केस था आपका 1973 में। इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी उसको डिसॉल्व किया गया था, और जो गवर्नर की रिपोर्ट है उस पर कंटेस्ट करने से आपके कोर्ट ने मना कर दिया था, कि उन्होंने कहा था कि गवर्नर की रिपोर्ट के साथ प्रेसिडेंट ने अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग भी काम किया है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसमें कंटेस्ट नहीं हो सकता। तो गवर्नर की जो डिस्क्रिप्शन थी इन द अपॉइंटमेंट उसको अनलिमिटेड बता दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो जो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके, ये उनकी अनलिमिटेड पावर है। ये आपका गोकुल नंदा रॉय वर्सेस तरपड़ा मुखर्जी में डिक्लेयर हुआ था। थर्डली A. Srimallu versus Union Unknown, that is the year 1974, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। तो जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है ना, कि उसको कंटेस्ट किया था ऑन द ग्राउंड्स कि जो आपका गवर्नर है उन्होंने बिल्कुल वो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन और फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को बिल्कुल रिगार्ड ही नहीं किया और ऐसे ही प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर दिया। तो उस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि उन्होंने एड्रेस नहीं करना चाहते प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन को, जो कि एक पॉलिटिकल वेंचर, मतलब उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया था इस पर्टिकुलर चीज को भी। उन्होंने कहा बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हुए हैं, इससे हमें ये पता लगता है कि क्लियर मेजोरिटी के होते हुए भी, ठीक है, आपका जो वहां पे क्लियर मेजोरिटी हो रही है, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने के बावजूद भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, उस आइडिया को बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा है, उन इंस्टांसेस में भी आपकी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। तो इससे पता लगता है कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को डिटरमाइन करने के लिए। उन्होंने बेसिकली इस पावर को कंक्लूसिव बता दिया था, नॉन जस्टिसेबल बता दिया था फॉर मेनी ईयर्स। फिर आया आपका अगला केस, हनुमंता राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में भी जो आपका प्रोक्लेमेशन था प्रेसिडेंट रूल का, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था जुडिशियल स्क्रूटनी से, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को जो कोर्ट था उसको एड्रेस नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत ही सीरीज ऑफ जजमेंट्स है जिनमें सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कोर्ट ने जुडिशियली रिव्यू नहीं किया है, कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट ने एक्ट किया है।
ऑल्सो अगर हम बात करें सुंदरलाल पाटवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, ये है आपका 1993 का केस। इसमें जो आपका प्रेसिडेंट रूल जो था ना, आफ्टर जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था 1992 में, उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनमें दिसंबर 6 1992 को जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसके बाद इन स्टेट्स में आपकी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। तो इस स्टेट इमरजेंसी को चैलेंज किया गया था इन द कोर्ट। तो उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो आपकी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है ना, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है फॉर इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी, इन सब ग्राउंड्स के अंडर, मालाफाइड और अदर वर्ड्स बेसिकली फॉर अब्यूज ऑफ पावर, इन सब ग्राउंड्स के अंदर, दैट इज इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी, मालाफाइड डिटेंशन, बेसिकली अब्यूज ऑफ पावर के अंडर, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है आपका प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। ऑल्सो करंट इंस्टांस में ये क्लियर किया गया था कि स्टेट इमरजेंसी लगाने का कोई ग्राउंड नहीं था। स्टेट इमरजेंसी तब आप तभी लगा सकते हो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, या फिर बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है, या फिर सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का एब्सोल्यूट फेलियर हो चुका है, तभी आप स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो। तो इनमें कहा गया था कि स्टेट इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी। अब आता है आपका लैंडमार्क जजमेंट, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका 1994 का केस है ये, ठीक है, एसआर बोमई वर्सेस स्टेट ऑफ केरल यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या कहा गया था इस पर्टिकुलर केस में, इसके फैक्ट्स क्या थे? इस केस ने चैलेंज किया था आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी जो आपकी कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई थी। स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी इन सब स्टेट्स में, इंक्लूडिंग कर्नाटका, जो कि इस केस का सेंट्रल स्टेट था, ठीक है। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे? कर्नाटका में 1989 के ईयर में जनता दल मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट आपका 1988 में, आपके पहले कोई और चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद आपके बोमई, श्री एसआर बोमई आए थे, उन्होंने, वो ऑफिस में थे आपके जनता दल मिनिस्ट्री में 1989 के ड्यूरेशन में, वो ऑफिस में थे, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो मेजॉरिटी सपोर्ट जो था ना, वो जो उनका एसआर बोमई गवर्नमेंट का था, वो लूज हो चुका था। मतलब काफी मेंबर्स, अराउंड 19 to 20 मेंबर्स डिफेक्ट हो चुके थे एसआर बोमई की गवर्नमेंट में। तो गवर्नर ने वहां पे, पेइंग नो हीड टू एसआर बोमई टू फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, उन्होंने कोई हीड पे नहीं करी और प्रेसिडेंट रूल की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को भेज दी, और उन्होंने प्रेसिडेंट रूल जो है आपके स्टेट ऑफ कर्नाटका में इम्पोज कर दिया। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इनमें बीजेपी गवर्नमेंट्स पावर में थी। तो बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद उन्होंने, ऑन द अकाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलियर के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा, और वायलेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने इन पर्टिकुलर स्टेट्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हालांकि आपका मेघालय और नागालैंड था, उनमें प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने का कोई सफिशिएंट कॉज नहीं बताया गया था। इन सब स्टेट्स में इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। कर्नाटका में एसआर बोमई की गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, इसलिए आपकी हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाबरी मस्जिद राइट्स के बाद, और आपके नागालैंड और मेघालय में विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। जजमेंट क्या थी इस पर्टिकुलर केस की, एसआर बोमई की? जजमेंट आपकी 9 जज बेंच ने दी थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने प्रेसिडेंटल प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 को बताया गया दैट इट शुड बी एक्सरसाइज विद कॉशन अकॉर्डिंग टू व्हाट डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेटेड एंड द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट स्टेटेड। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 एक बहुत सेंसिटिव पावर है और उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उसको केयर और कॉशन के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कहा है, एडवोकेट किया है कि इसको एज डेड लेटर और लास्ट रिजॉर्ट ट्रीट करना चाहिए, और सरकारिया कमीशन ने जो स्टेट किया है कि कैसे इस इमरजेंसी पावर का मिसयूज बहुत ज्यादा किया गया है प्रीवियस गवर्नमेंट्स के थ्रू, उसको ठीक करने के लिए इसको बहुत ही केयर और कॉशन के साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जो आपकी लोकसभा राज्यसभा जो है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी ये डायरेक्शन दी गई थी कि वो अच्छे से थोरली एनालाइज करे ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 क्लॉज 3 अपना मेजॉरिटी देने से पहले उनको एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली कि क्या इस स्टेट में ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो और एक्सटेंड हो। ऑल्सो इफ द proclamation is issued without the approval of both the houses, so after 2 months
जो स्टेट असेंबली है वो अपने फंक्शंस जो है वो रिज्यूम कर सकती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा का आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो 2 मंथ बाद जो आपकी स्टेट असेंबली है वो फिर से पावर में आ जाएगी और अपने फंक्शंस को रिज्यूम कर सकती है। ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट किया था, ये स्टेट किया था कि जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और जब वो इम्पोज होती है तो रिट पिटिशन जो है वो आपकी हेयर हो सकती हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपका आंसरिंग द क्वेश्चन कि कैन जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन इट इज इम्पोज, तो यस द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन एंटरटेन रिट पिटिशंस with respect to state emergency being declared in the particular state। और अगर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया जो प्रेसिडेंट की पावर है टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट वो एब्सोल्यूट नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस। एंड अगला ये डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 356 जो है एक्सप्लिसिटली एड्रेस नहीं करता है आपकी लेजिस्लेचर की पावर्स को, लेकिन इसमें क्या आ गया था कि लेजिस्लेचर की पावर जो है पार्लियामेंट को दी जाती हैं। अगर हम आर्टिकल 174 क्लॉज 2 और आर्टिकल 356 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स आपके पार्लियामेंट में वेस्ट कर सकता है। लेकिन पहली बात ये डिक्लेयर हुई थी कि प्रेसिडेंट रूल जो है, जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है, प्रेसिडेंट की पावर में लिमिटेशंस है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। सेकेंडली, आप में सारी एग्जॉस्टिव रेमेडीज एक्सरसाइज करने के बाद कि क्या ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एंड ऑल्सो फ्लोर टेस्ट करने के बाद ही आपकी जो है प्रेसिडेंट रूल की कंसिडरेशन दी जाएगी। और तीसरा, जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है आपकी जो प्रेसिडेंशियल रूल की पावर है, वो आपका सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है और इससे रिलेटेड आपकी रिट पिटिशंस एंटरटेन हो सकती हैं। ये सब कुछ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर केस का, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस का सिग्निफिकेंस ये है कि इसने फिर से रीइंस्टेट कर दिया था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि सेंटर स्टेट की जो भी ऊपर कोई भी मिसयूज कर सकता है अपनी पावर्स को, और उनको फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो सेंटर है वो स्टेट को एज अ सबऑर्डिनेट ट्रीट करे। फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर्स है प्रॉपर, ठीक है, और यही आपका बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को रीइंस्टेट करता है। ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन को भी रीइंस्टेट करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सरकारिया कमीशन और जो आपकी रिकमेंडेशंस ले डाउन की गई थी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको भी उन्होंने यूटिलाइज किया और सिग्निफाई किया कि वो रिकमेंडेशंस करेक्ट थी, और आर्टिकल 356 का मिसयूज होने और उनको लिमिट करने का हमें सेंटर को ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे और प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर ना करे इमरजेंसी विदाउट एनी substantial cause or reason. Also, it affirmed that the floor of the assembly is the sole authority to test the government's majority. गवर्नमेंट की मेजोरिटी कैसे टेस्ट होगी, गवर्नमेंट गिर गई है, ये आपका फ्लोर टेस्ट से सिग्निफाई होगा, ना कि गवर्नर के डिस्क्रिप्शन से। ये भी अफर्म किया गया था। एंड इसने आपका रोल ऑफ जुडिशरी इन स्क्रूटनाइजिंग आर्टिकल 356 को भी रीअफर्म किया, और एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसने एंड किया ये जो एम्बिगस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 था विद रिलेटेड टू सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट एंड द सेंटर। तो ये था आपका स्टेट इमरजेंसी के बारे में। आई होप आई वाज क्लियर इनफ एंड यू गाइज वर क्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेट इमरजेंसी वर्क्स। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी। थैंक यू सो मच।